Hello and welcome to PMIS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 2nd May 2026. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we'll be covering from today's newspaper. The first topic is about International Labor Day. Important from our syllabus GS पेपर 1 वर्ल्ड हिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू एथिक्स एंड इंटीग्रिटी में भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए, कल के दिन यानी कि 1 मई को पूरे दुनिया भर में लेबर डे की तरह सेलिब्रेट किया गया। इसको मे डे भी कहते हैं। तो इस दिन को हम लोग कॉमेमोरेट करने की कोशिश करते हैं, सेलिब्रेट करने की कोशिश करते हैं द कंट्रीब्यूशन ऑफ वर्कर्स इन कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट ऑफ द वर्ल्ड। एक नज़रिए से हम सब वर्कर्स ही हैं, तो वर्कर्स के कंट्रीब्यूशन एंड अचीवमेंट्स को सेलिब्रेट किया जाता है ऑन मे डे। साथ ही साथ उनकी जो राइट्स हैं उनको लेकर के अवेयरनेस जनरेट किया जाता है ऑन 1 मई। मे डे या इंटरनेशनल लेबर डे की हिस्ट्री समझते हैं, कैसे कब इसको मनाना शुरू किया गया। तो आफ्टर सेकेंड इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की बात हमने की है इकोनॉमिक्स की क्लास में। आई होप यू आर एबल टू रिकॉल दैट। पहला इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन स्टीम इंजन के कारण आया, दूसरा इलेक्ट्रिक इंजन के कारण, दूसरा इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन 1840s 50s से आने लगा था यूरोपियन कंट्रीज में जैसे ब्रिटेन या फ्रांस में। तो सेकेंड इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या बढ़ी थी, ये भी हमने क्लास में डिस्कस किया। तो उसके बाद वर्कर्स का एक्सप्लॉयटेशन होने लगा। वर्कर्स वेयर मेड टू वर्क फॉर 12 to 16 आवर्स अ डे इन अनसेफ कंडीशन, और उसके लिए उनको इनफ वेजेस या रेम्यूनरेशंस भी नहीं मिलते थे। तो वर्कर्स के एक्सप्लॉयटेशन के अगेंस्ट ही तो फिर कार्ल मार्क्स ने अपनी वो बुक लिखी थी दस कैपिटल। उसमें उन्होंने एक नया सोशलिस्ट मॉडल प्रपोज किया था। वो सब हमने देखा इकोनॉमिक्स की क्लास में। लेकिन वर्कर्स का एक्सप्लॉयटेशन चलता रहा, क्योंकि कार्ल मार्क्स ने सीधा सीधा सोशलिस्ट मॉडल लाने की बात नहीं की। ही टॉक्ड अबाउट वेटिंग फॉर स्पॉन्टेनियस रिवॉल्यूशन टू हैपन। मैं यहाँ पे पूरी तरह से रिलाई कर रहा हूँ इस बात पे कि आप सबको इकोनॉमिक्स फाउंडेशन क्लास की शुरुआत के लेक्चर्स याद हैं, वही सारे आइडियाज़ मैं यहाँ इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो कार्ल मार्क्स ने कहा था कि रिवॉल्यूशन होगा, वर्कर्स खुद ही आगे आएंगे, प्रोटेस्ट करेंगे। एक और इस तरीके के छोटे मोटे वर्कर्स के प्रोटेस्ट कई सारी जगहों पे चलते रहते थे। एक इसी तरीके का प्रोटेस्ट वर्कर्स के राइट्स को लेकर के उनको इनफ रेम्यूनरेशन मिले, इसके लिए शुरू हुआ ऑन 1 मई इन 1886, जहां पे हजारों की संख्या में वर्कर्स ने यूएस के अंदर, अमेरिका के अंदर, खासकर शिकागो शहर के इंडस्ट्रियल टाउन में वर्कर्स ने स्ट्राइक कर दिया। वहां पे लेबर यूनियन का डिमांड था कि वर्कर्स से 8 आवर्स अ डे ही काम कराया जाए, उससे ज़्यादा काम ना कराया जाए। ये जो शिकागो के अंदर स्ट्राइक हुआ लेबर का, दैट स्ट्राइक टर्न्ड वायलेंट। पुलिस ने स्ट्राइक तोड़ने की कोशिश की, तो फिर पुलिस के ऊपर भी किसी ने, इन प्रोटेस्टर्स में से ही किसी ने बॉम्ब फेंक दिया। फिर पुलिस ने रिटेलिएट किया, और इस तरीके से पूरा का पूरा जो प्रोटेस्ट था, लेबर्स प्रोटेस्ट डिमांडिंग 8 आवर्स अ डे, वो प्रोटेस्ट वायलेंट हो गया। फिर पुलिस के रेट्रीब्यूशन में कई सारे वर्कर्स भी पीटे गए। तो ये जो पूरा का पूरा मामला है, जहाँ पे वर्कर्स प्रोटेस्ट कर रहे थे, खासकर शिकागो शहर में, 1 मई 1886 को शुरू हुआ था। ये पूरा मामला काफ़ी वायलेंट हो गया। इसमें एक पर्टिकुलर जगह पे, हे मार्केट स्क्वायर एक जगह है शिकागो में, वहाँ पे बहुत ज़्यादा वायलेंस हुआ। तो इसी को कभी कभार हे मार्केट अफेयर भी बोलते हैं, हे मार्केट इंसिडेंट भी बोलते हैं। तो हे मार्केट इंसिडेंट was very very violent with respect to the labor protest that started in America on 1 May 1886। बाद में तो 1886 1 मई को लेबर प्रोटेस्ट शुरू हुआ। हे मार्केट इवेंट में बहुत सारे वायलेंस भी हुए, वर्कर्स की पिटाई हुई। बाद में 1889 में, 3 साल बाद, सेकेंड कम्युनिस्ट इंटरनेशनल में फैसला किया गया कि 1 मई विल बी ऑब्जर्व्ड वर्ल्ड वाइड बाय द सोशलिस्ट पार्टीज एज इंटरनेशनल लेबर डे।
And on this day, socialist parties worldwide will remind their governments, yeah, remind the capitalists that workers have to be made to work only 8 hours a day, not more than that. तो मामला सिंपल है। 1 मई 1 मई 1886 को एक लेबर प्रोटेस्ट शुरू हुआ अमेरिका के अंदर। वो थोड़ा वायलेंट हो गया और फिर 1889 में सेकेंड कम्युनिस्ट इंटरनेशनल में 1 मई को इंटरनेशनल लेबर डे डिक्लेयर किया गया, जहां सोशलिस्ट पार्टीज ने डिक्लेयर किया कि हम लोग इसको इंटरनेशनल लेबर डे की तरह सेलिब्रेट करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, जिसमें हम लोग वर्कर्स के राइट्स को लेकर के पूरे दुनिया भर में अवेयरनेस क्रिएट करेंगे। तो अब सवाल ये उठता है कि ये सेकेंड इंटरनेशनल क्या है। लेट अस टॉक अबाउट इट। ये सेकेंड इंटरनेशनल क्या है? अब ऑफ कोर्स सेकेंड इंटरनेशनल समझने से पहले फर्स्ट इंटरनेशनल समझना होगा। सो लेट अस अंडरस्टैंड अबाउट दिस ग्रुप, फर्स्ट इंटरनेशनल, सेकेंड इंटरनेशनल, ये सब हैं क्या। सेकेंड इंटरनेशनल ने बेसिकली लेबर डे डिक्लेयर किया है और आज तक मनाया जाता है। तो ये फर्स्ट इंटरनेशनल पहले चर्चा करते हैं। देखिए, कम्युनिज्म एंड सोशलिज्म का आइडिया पॉपुलराइज किया पूरे दुनिया भर में कार्ल मार्क्स ने। तो कार्ल मार्क्स, इन ऑर्डर टू, ही हैड गिवन अ फेमस स्पीच जहां पे उन्होंने कहा था वर्कर्स फ्रॉम द वर्ल्ड मस्ट यूनाइट। तो इन ऑर्डर टू यूनाइट द वर्कर्स अक्रॉस द वर्ल्ड, इन ऑर्डर टू क्रिएट ए सॉलिडरिटी फॉर द वर्कर्स, कार्ल मार्क्स ने ही दुनिया भर के तमाम सोशलिस्ट लीडर्स और सोशलिस्ट पार्टीज को यूनाइट करके एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म बनवाया 1864 में, जिसका नाम रखा गया फर्स्ट कम्युनिस्ट इंटरनेशनल, या शॉर्ट में कहें तो फर्स्ट इंटरनेशनल, जिसका लक्ष्य था टू प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म फॉर द वर्कर्स अक्रॉस द वर्ल्ड सो दैट कलेक्टिवली दे कुड रेज देयर वॉइस, प्रमोट वर्कर्स सॉलिडरिटी। और फिर इस फर्स्ट इंटरनेशनल के प्लेटफॉर्म से वर्कर्स राइट की बात की जाएगी और साथ ही साथ दुनिया भर के जो सोशलिस्ट और लेबर इंटरेस्ट रिलेटेड पार्टियां हैं उनके बीच में कोऑपरेशन डेवलप किया जाएगा। डिमांड रखा जाएगा 8 आवर्स अ डे से ज़्यादा काम ना कराया जाए। तो फर्स्ट इंटरनेशनल वॉज क्रिएटेड बिफोर दिस शिकागो प्रोटेस्ट। फर्स्ट इंटरनेशनल तो पहले ही बन गया था, लेकिन फर्स्ट इंटरनेशनल ज़्यादा दिन चला नहीं। 1876 तक वो डिसबैंडन हो गया, डिसॉल्व हो गया, क्योंकि फर्स्ट इंटरनेशनल के अंदर जो सोशलिस्ट पार्टियां एक साथ इकट्ठा हुई थी उनके बीच में अप्रोच को लेकर के डिफरेंस आने लगा। कुछ सोशलिस्ट पार्टियां चाहती थीं कि बस बेसिक रिफॉर्म्स तक ही डिमांड रखा जाए कि वर्कर्स को 8 आवर से डे काम कराया जाए, फेयर रेमुनरेशन दिया जाए, उससे ज़्यादा नहीं। जबकि देयर वर सम सोशलिस्ट पार्टीज या लेबर ऑर्गेनाइजेशन, दे वांटेड कंप्लीट सोशलिस्टिक रिवॉल्यूशन, जैसे रिवॉल्यूशन की बात की थी कार्ल मार्क्स ने कि पहले सरकारों को बदला जाएगा, वर्कर्स में से ही कुछ लोग सरकार चलाएंगे, साथ ही साथ फैक्ट्रियों की ओनरशिप सरकार को दी जाएगी, फिर द कॉन्सेप्ट ऑफ ईच अकॉर्डिंग टू एबिलिटी टू ईच अकॉर्डिंग टू डीड्स का फॉलो किया जाएगा पहले। तो कुछ लोग चाहते थे कि एकदम कंप्लीट रिवॉल्यूशन आए जैसे मार्क्स ने बात की है, जबकि कुछ चाहते थे कि नहीं, बस बेसिक रिफॉर्म्स आए, वर्कर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जाए। तो इसको लेकर के जो अलग अलग सोशलिस्ट या लेबर रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशंस या पार्टी थी जिन्होंने मिल करके फर्स्ट इंटरनेशनल बनाया था, उनके बीच में डिफरेंसेस होने लगे और इस कारण से फर्स्ट इंटरनेशनल वाज अबैंडन्ड इन 1876। फिर 1883 तक कार्ल मार्क्स की डेथ भी हो गई। फिर हुआ 1886 में ये शिकागो प्रोटेस्ट जो काफ़ी वायलेंट हुआ, उसमें हे मार्केट इंसिडेंट वाज वेरी वेरी वायलेंट। तो फिर वर्कर्स के प्लाइटफुल कंडीशन को देखते हुए कि यार वर्कर्स को एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए, ऐसा सोशलिस्ट पार्टियों को और लीडर्स को लगा। अदरवाइज वर्कर जब भी अपनी आवाज़ उठाएंगे उनको दबा दिया जाएगा, पुलिस के थ्रू सरकारें उनके ऊपर एट्रोसिटीज करेंगी। तो बिकॉज ऑफ दिस शिकागो प्रोटेस्ट एंड रिलेटेड वायलेंस वापस से सोशलिस्ट पार्टीज इकट्ठा हुई। कार्ल मार्क्स की तो डेथ हो चुकी थी 1883 में, लेकिन 1889 में वापस से सोशलिस्ट पार्टियों को इकट्ठा किया कार्ल मार्क्स के ही एक सहयोगी, उनके मित्र फ्रेडरिक एंजल्स ने, और वापस से एक कम्युनिस्ट इंटरनेशनल बनाया गया जिसका नाम रखा गया सेकेंड कम्युनिस्ट इंटरनेशनल, या शॉर्ट में कहें तो सेकेंड इंटरनेशनल।
Focus was on again bringing cooperation coordination amongst the socialist parties in order to raise awareness regarding workers' right. और इसी सेकंड इंटरनेशनल ने, जैसा कि मैंने आपको कहा, 1 मई को इंटरनेशनल लेबर डे डिक्लेयर किया और पूरे दुनिया भर में अलग अलग जगहों पे वहाँ के सोशलिस्ट पार्टीज को कन्विंस करना शुरू किया कि वहाँ पे वो इंटरनेशनल लेबर डे अपने अपने देशों में मनाएं। लेकिन जो सेकंड इंटरनेशनल है, इट कोलैप्स्ड इन 1916 ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 1। ऐसा क्यों? देखिए, सोशलिज्म या कम्युनिज्म का जो आइडिया है, इट बिलीव्स इन इमेंसिपेशन, लिबरेशन ऑफ वर्कर्स फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द कैपिटलिस्ट क्लास। इट बिलीव्स इन इक्वालिटी, इट बिलीव्स इन ह्यूमैनिटी, इट बिलीव्स इन इंटरनेशनलिज्म। सोशलिज्म या कम्युनिज्म का जो आइडिया, खासकर कार्ल मार्क्स ने जिसकी बात की है, जिस आइडिया की, वो इंटरनेशनलिज्म में भरोसा रखता है, नेशनलिज्म में नहीं। और होता क्या है कि वॉर, लड़ाइयां अलग अलग देशों के बीच में तभी लड़ी जाती हैं जब नेशनलिस्टिक सेंटिमेंट्स आर वेरी वेरी हाई, नेशनलिस्टिक फीलिंग्स आर वेरी वेरी हाई। तो जब जब वॉर लड़ा जाएगा दुनिया के बहुत सारे देशों के बीच में, वर्ल्ड वॉर का मतलब ये बहुत सारे देश लड़ रहे हैं, जब जब वॉर लड़ा जाएगा तब तब आप देखोगे कि नेशनलिस्टिक सेंटिमेंट्स आर हाई, और उस टाइम में नेचुरली कम्युनिज्म विल बी ऑन डिक्लाइन या सोशलिज्म विल बी ऑन डिक्लाइन, क्योंकि सोशलिज्म या कम्युनिज्म बिलीव्स इन यूनिवर्सल सॉलिडरिटी, फ्रैटर्निटी, ब्रदरहुड अमंग्स द वर्कर्स क्लास। एक हार्डकोर सोशलिस्ट आदमी के लिए वर्कर्स चाहे कहीं का भी हो, भारत का हो, पाकिस्तान का हो, चाइना का हो, वो सब लोग एक्सप्लॉइटेड हैं और उन सब को यूनाइट होना चाहिए अगेंस्ट द कैपिटलिस्ट हु आर एक्सप्लॉइटिंग देम। तो होता क्या है कि जब जब वॉर लड़ा जा रहा है तब तब इसका मतलब है कि नेशनलिस्टिक सेंटिमेंट्स आर पीकिंग, तभी तो वॉर लड़े जाते हैं, और तब तब नेचुरली कम्युनिज्म या सोशलिज्म की जो फीलिंग है, इंटरनेशनल सॉलिडरिटी, इंटरनेशनलिज्म की जो फीलिंग है, वो डिक्लाइन होगी। और यही कारण है कि वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान 1916 में सेकेंड इंटरनेशनल वाज डिसबैंडेड। यहाँ की जो सोशलिस्ट पार्टियां थी, मान लीजिए कि जर्मनी की सोशलिस्ट पार्टी है और ब्रिटेन की सोशलिस्ट पार्टी है, ये बैठ करके चर्चा कर रहे हैं और उनके देश आपस में लड़ाई कर रहे हैं और उनके देश के लोग मारे जा रहे हैं लड़ाई में, तो इनके बीच में आपस में भी नफरत होने लगी। वर्कर्स की यूनिटी बाद में देखेंगे, तुम हमारे लोगों को क्यों मार रहे हो, और इस तरीके से फिर वो सेकेंड इंटरनेशनल वाज डिसबैंडेड ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 1 1916। फिर जब वर्ल्ड वॉर 1 खत्म हुआ, रसिया में तब तक एक रिवॉल्यूशन आ गया लेनिन के लीडरशिप में, ये भी हमने पढ़ा इकोनॉमिक्स की क्लास में। एंड लेनिन ट्राइड टू रिवाइव सोशलिस्ट ऑर्डर वंस अगेन, उन्हीं के लीडरशिप में यूएसएसआर बना 1922 में। तो व्लादिमीर लेनिन सोशलिज्म और कम्युनिज्म के आइडियाज को रिवाइव करना चाहते थे, इसीलिए वर्ल्ड वॉर 1 खत्म होते ही 1919 में उन्होंने थर्ड इंटरनेशनल बनाया अपने लीडरशिप में। अगेन आइडिया वही था कि इस तमाम जो सोशलिस्ट पार्टियां हैं उनको एक साथ लाया जाए, और ये थर्ड इंटरनेशनल फिर जाकर के डिसबैंडन होगा ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 2। जैसा कि मैंने आपको कहा, जब जब वर्ल्ड वॉर लड़े जाएंगे, नेशनलिस्टिक सेंटिमेंट्स आर ऑन द हाई, तो ये इंटरनेशनल जो सॉलिडरिटी अमंग्स द वर्कर्स वो डिक्लाइन होगी ही। बट ये जो थर्ड इंटरनेशनल 1919 में शुरू हुआ, 1943 में जाकर के ऑफिशियली डिसबैंडन हुआ, उसके पहले ही इसके अंदर से कई सारे सोशलिस्ट पार्टियां बाहर आ गई थीं बिकॉज देयर वर सम इंटरनल डिफरेंसेस। और 1938 में ही एक फोर्थ इंटरनेशनल शुरू कर दिया गया था बाय लियोन ट्रॉट्स्की, जो आज तक चल रहा है इन वीक फॉर्म एंड फ्रैगमेंटेड फॉर्म, लेकिन फॉर्मली अभी तक चल रहा है। ठीक है, तो ये है कहानी कम्युनिस्ट इंटरनेशनल की। एंड सेकेंड इंटरनेशनल डिक्लेयर्ड इंटरनेशनल लेबर डे। भारत के अंदर अगर हम बात करें तो पहली बार 1923 में लेबर डे सेलिब्रेट किया गया इन मद्रास, जो अब चेन्नई है। 1923 में लेबर किसान पार्टी ऑफ हिंदुस्तान ग्लोबल लेवल पे तो डिक्लेयर हो गया था 1888 में ही, 1889 में ही, लेकिन भारत में 1923 में लेबर किसान पार्टी ऑफ हिंदुस्तान लेड बाय कम्युनिस्ट लीडर मलयपुरम सिंगारवेलु चेटियार, भारत में इंटरनेशनल लेबर डे मनाया गया।
और फिर भारत सरकार ने इस लेबर किसान पार्टी के डिमांड को मानते हुए 1 मई को इंटरनेशनल लेबर डे एक्सेप्ट किया और उस दिन फिर पब्लिक हॉलीडेज डिक्लेयर किया। तो तब से लेकर के अभी तक नेशनल हॉलीडेज होता है 1 मई को 1923 से। इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है। यू मे अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। ऐसा सवाल आपसे पूछा जा सकता है जीएस पेपर 4 एथिक्स में, वेल मार्क्सिज्म एडवोकेट्स इंटरनेशनल ह्यूमन सॉलिडरिटी। दुनिया भर में जो वर्कर्स हैं खासकर वो एक साथ आए, बट वॉर ऑफन जनरेट इंटेंस नेशनलिज्म एंड हॉस्टिलिटी टुवर्ड्स ईच अदर। एग्जामिन द डायलेमास एंड कॉन्ट्राडिक्शन। तो डायलेमा सिंपल है, एक तरफ यूनिवर्सल ह्यूमनिज्म की बात है, दूसरी तरफ नेशनल लॉयल्टी की बात है। याद है ना, मैंने क्लास में एक कोट बताया था कार्ल मार्क्स का, रिलीजन इज ओपियम ऑफ मासेज, और वहां पे मैंने कहा था कि व्हेन ही सेज रिलीजन ही डज नॉट मीन ओनली रिलीजन, ही मीन्स अदर सिमिलर मैन्युफैक्चर कॉन्सेप्ट्स एज वेल, एंड ही पुट्स नेशंस कॉन्सेप्ट इन द सेम ब्रैकेट। तो क्लास सॉलिडरिटी, वर्कर्स क्लास के साथ हो या फिर नेशनल आइडेंटिटी को प्रमोट करें या सपोर्ट करें, ह्यूमन डिग्निटी पे फोकस करें या डीह्यूमनाइजेशन ऑफ द एनिमी, वॉर के टाइम में तो यही फीलिंग होती है। तो ये सब कॉन्ट्राडिक्शंस आते हैं बिटवीन इंटरनेशनलिज्म एंड नेशनलिज्म। महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर दोनों ने बार बार वॉर किया अगेंस्ट अग्रेसिव नेशनलिज्म। बहुत ज्यादा अग्रेसिव नेशनलिज्म से देश को खतरा ही होता है, फायदा नहीं होता। भारत का जो प्रिंसिपल है, इथोस है वासुदेव कुटुंबकम का, इट फोकसेस ऑन प्रमोटिंग लव फॉर द कंट्री बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ यूनिवर्सल ब्रदरहुड। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट आरबीआई ब्रिंगिंग बैक इट्स गोल्ड टू इंडिया। इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 2, इंडियन जीएस पेपर 3, इंडियन इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए क्विकली अगेन इकोनॉमिक्स क्लास का ये कॉन्सेप्ट रिवाइज कर लेते हैं रिगार्डिंग फॉरेक्स रिजर्व। फॉरेक्स रिजर्व जिसकी मदद से इंटरनेशनल ट्रेड को सपोर्ट किया जा सकता है। फॉरेक्स रिजर्व किसी भी देश की वहाँ की सेंट्रल बैंक मेंटेन करती है, तो भारत का फॉरेक्स रिजर्व आरबीआई मेंटेन करती है। फॉरेक्स रिजर्व के 4 कंपोनेंट होते हैं। फॉरेन करेंसी असेट, जिसमें दूसरे देशों की करेंसीज को रखा जाता है, मेनली हार्ड करेंसी जैसे कि डॉलर यूरोस को रखा जाता है। उसके अलावा फॉरेक्स रिजर्व का दूसरा कंपोनेंट होता है गोल्ड। तीसरा स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स विच इज रिलीज्ड एंड मेंटेन्ड, इसकी अकाउंटिंग सब की जाती है बाय आईएमएफ, एंड आईएमएफ का रिजर्व पोजीशन जहां पे हर कंट्री थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट करता है टुवर्ड्स द आईएमएफ फॉर मेंटेनिंग इट्स मेंबरशिप, बट दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ कंट्रीज फॉरेक्स रिजर्व। अगेन मैं आपसे यहाँ पे कहूँगा कि एसडीआर एंड रिजर्व पोजीशन क्या होते हैं, मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ा रहा हूँ क्योंकि फाउंडेशन क्लास में हमने देखा हुआ है। तो प्लीज़ ट्राई टू रिलेट दिस। याद कीजिए, हमने ये कॉन्सेप्ट ऑलरेडी देखा हुआ है। फॉरेक्स रिजर्व के 4 कंपोनेंट, फॉरेन करेंसी एसेट, गोल्ड, स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स एंड आईएमएफ। अब देखिए, जो भी गोल्ड है हमारा या किसी भी देश में कैसा होता है कि वहाँ की सेंट्रल बैंक का जो भी गोल्ड रहता है वो सब एक जगह नहीं रखते, वो या सब कुछ अपने पास नहीं रखते, क्योंकि अपने पास उतनी कैपेसिटी भी नहीं होती स्टोर करके रखने की गोल्ड की। तो दुनिया के बहुत सारे देश क्या करते हैं कि अपना गोल्ड दूसरे किसी देश के सेंट्रल बैंक के पास रखाते हैं, उसके बदले में उनको थोड़ा बहुत हम लोग रेंट देंगे या थोड़ा बहुत फीस पे करेंगे। जैसे हम लोग अपना घर का गोल्ड बैंक के लॉकर में रखाते हैं, वैसे ही बहुत सारे देश इंक्लूडिंग आरबीआई हैज केप्ट मोस्ट ऑफ इट्स गोल्ड विथ सेंट्रल बैंक ऑफ इंग्लैंड, जिसका नाम है बैंक ऑफ इंग्लैंड, या फिर न्यूयॉर्क फेडरल रिजर्व जो यूएस की सेंट्रल बैंक है, या उसके अलावा एक इंटरनेशनल बैंक है बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट, वहां पे अपना बहुत सारा गोल्ड रखा हुआ है। लेकिन अभी पिछले 3-4 सालों से ट्रेंड क्या देखने को मिल रहा है कि आरबीआई अपना खुद का गोल्ड रिजर्व बना रही है और साथ ही साथ अपने गोल्ड जो बैंक ऑफ इंग्लैंड में या बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट में रखा हुआ है उसको वापस लेकर के आ रही है। जैसे साल 2025-26 में, जो साल अभी अभी बीता है, उसमें 168 मिलियन टन्स ऑफ गोल्ड ऑफ इंडिया केप्ट इन बैंक ऑफ इंग्लैंड या बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट हैज बीन ब्रॉट बैक। साथ ही साथ 2024-25 में भी 100 से ज़्यादा मिलियन टन्स ऑफ गोल्ड वेयर ब्रॉट बैक। सिमिलरली 23-24 में भी 103 मिलियन टन्स ऑफ गोल्ड वेयर ब्रॉट बैक। इसके साथ ही अगर करेंटली हम देखें तो आरबीआई की टोटल गोल्ड 880 मेट्रिक टन्स के आसपास है। 880 मेट्रिक टन्स में से 680
टन्स जो है अब हमारे देश के अंदर है, हमारे पास है, आरबीआई द्वारा मेंटेन्ड है। ओनली 200 मेट्रिक टन्स आर नाउ देयर विथ बैंक ऑफ इंग्लैंड एंड बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट। आने वाले साल में वो 200 भी शायद से वापस आ जाएगा हमारे देश में। सवाल यह है कि वाई आरबीआई इज ब्रिंगिंग बैक इट्स गोल्ड टू इंडिया। तो पहला कारण है कि आरबीआई खुद की अपनी गोल्ड रिजर्व होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ा रही है, जिससे हमें दूसरे देशों को चार्जेस ना देने पड़े हमारे गोल्ड मेंटेन करने के लिए। हमारी कैपेसिटी बड़ी होगी तो दूसरे छोटे मोटे देश भी अपना गोल्ड हमारे पास रखेंगे और उससे हमारी अर्निंग होगी। प्लस एक सबसे बड़ा कारण है डी डॉलराइजेशन, मींस रिड्यूसिंग ओवर डिपेंडेंसी ऑन डॉलर। ये बात को थोड़ा ध्यान से समझिए। साल 2022 में जब रसिया ने यूक्रेन के ऊपर इन्वेड किया, तो उसके बाद रसिया की जो डॉलर रिलेटेड या बाकी और जो वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज के करेंसी जैसे पाउंड या यूरोज, उन सारे उनके डॉलर यूरोज पाउंड रिलेटेड अकाउंट को फ्रीज कर दिया गया। होता क्या है, जैसे समझिए, जैसे किसी भी देश का जो फॉरेक्स रिजर्व में पहला कंपोनेंट है फॉरेन करेंसी असेट, यानी कि दूसरे देशों की करेंसी, वो एक जगह स्टोर करके नहीं रखा जाता है, वो अलग अलग मार्केट में इन्वेस्ट करके रखा जाता है। जैसे भारत के पास अगर मान लीजिए 500 बिलियन डॉलर्स दूसरे देशों की करेंसी है, तो वो आरबीआई एक जगह स्टोर करके क्यों रखेगी? इससे अच्छा उसको अमेरिकन बॉन्ड मार्केट में, यूरोपियन बॉन्ड मार्केट में थोड़ा इन्वेस्ट कर देगी। तो ऐसे ही करते हैं सारे देश। जैसे आपके पास आप 10 लाख रुपए हैं, तो आप अपने घर में क्यों रखोगे? उसको इन्वेस्ट कर देते हो, बैंक वगैरह में रख देते हो, म्यूचुअल फंड में डाल देते हो। तो वैसे ही दुनिया के जो सेंट्रल बैंक्स होते हैं वो अपना पैसा फॉरेक्स रिजर्व में, जो फॉरेन करेंसी एसेट है, उसको इन्वेस्ट कर देते हैं। तो रसिया ने भी इन्वेस्ट किया हुआ था, डॉलर को इन्वेस्ट किया हुआ था अमेरिकन मार्केट में, यूरोस को इन्वेस्ट किया हुआ था यूरोपियन मार्केट में, और जब जरूरत होती निकाल लेता। इन्होंने क्या किया, यूरोपियन कंट्रीज ने इंक्लूडिंग यूएस, रसिया के तमाम अकाउंट्स को फ्रीज कर दिया। तो बेसिकली रसिया का जो फॉरेक्स रिजर्व वाला फॉरेन करेंसी एसेट कंपोनेंट है वो पूरी तरह से फ्रीज हो गया और रशियन इकोनॉमी की स्थिति खराब हो गई थी। वो तो फिर चाइना स्टार्टेड टू डू मोर एंड मोर ट्रेड, बिकॉज आफ्टर द फ्रीजिंग ऑफ दीज अकाउंट्स रसिया वाज नॉट एबल टू यूज इट्स डॉलर एंड इट वाज नॉट एबल टू conduct its foreign trade, and Russia started doing trade in local currency with China and India, and then somehow Russian economy revived। लेकिन रशियन इकोनॉमी की हालत खराब हो गई थी आफ्टर दिस बैन, जिसको शॉर्ट में कहते हैं डॉलर बैन। तो उसके बाद से भारत जैसे देशों को ये बात समझ आने लगी है कि हमें बहुत ज्यादा डॉलर वगैरह पे डिपेंडेंट नहीं रहना है। जैसे भारत का भी जो डॉलर या यूरोज है वो अलग अलग मार्केट्स में इन्वेस्टेड है। तो जितना हो सके उतना गोल्ड कम से कम अपने पास रखो। ऐसा ना हो कि इन देशों से कभी कोई हमारा कन्फ्लिक्ट हो, हॉस्टिलिटी हो, तो डॉलर वगैरह भी इनके मार्केट में हमारा फ्रीज हो जाए, गोल्ड भी इनके पास रखा हुआ है वो भी फ्रीज हो जाए, फिर हम इंटरनेशनल ट्रेड ही नहीं कर पाएंगे, बीओपी क्राइसिस हो जाएगा। सो आफ्टर रसिया's ban over Russia by the Western countries post Russia-Ukraine conflict that began in 2022, India has been mindful that it must keep most of its gold with itself in order to prevent itself from any kind of contingency in case of hostility with Western countries। भाई अपना गोल्ड कम से कम अपने पास रखो, इंटरनेशनल ट्रेड करने में काम आएगा। That is the idea। इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है, प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। Next topic is about Mizoram declared insurgency free, important from our syllabus GS paper 3 internal security point of view। मिजोरम के अंदर इंसर्जेंसी की थोड़ी हिस्ट्री समझते हैं। देखिए 1959 में, उस टाइम में मिजोरम एक यूनियन टेरिटरी हुआ करता था। हुआ क्या कि मिजोरम के अंदर एक फेमीन आया जिसको नाम दिया गया मौतम फेमीन। फेमीन आया क्यों, भूखमरी आई क्यों, फूड क्रॉप्स पूरे बर्बाद हुए क्यों? उसके पीछे का कारण ये है कि 1959 में एक पर्टिकुलर बैम्बू स्पीसीज ऑफ मिजोरम वो काफी लार्ज स्केल में फास्ट पेस से फ्लावरिंग करने लगा। बहुत लार्ज स्केल में उसमें फ्लावर आने लगे। उन फ्लावर्स को खाते हुए जो रैट्स थे मिजोरम के, उनकी भी पॉपुलेशन बूम होने लगी। तो पहले बैम्बूज की फ्लावरिंग हुई लार्ज स्केल पे,
और फिर उन बैम्बूज को खाने के लिए जो रैट्स थे उनकी भी पॉपुलेशन मल्टीप्लाई हुई। तो ये कुछ स्पेशल तरीके के बैम्बू स्पीसीज होते हैं, मिजोरम में पाए जाते हैं। उनका क्या है कि वो 48 से लेकर के 50 इयर्स के साइकिल में वो एक बार मैसिव लेवल पे ब्लूम करते हैं, मैसिव लेवल पे फ्लावरिंग करते हैं। तो ऐसा ही एक मैसिव फ्लावरिंग हुआ 1959 में। फिर नेक्स्ट हुआ है अभी 2007 में। 1959 में जब फ्लावरिंग हुई इन बैम्बू स्पीसीज की, तो फिर उसके साथ ही साथ रैट पॉपुलेशन बढ़ा, और वो रैट पॉपुलेशन ने इन बैम्बू फ्लावर्स को तो कंज्यूम कर ही लिया, साथ ही साथ फूड क्रॉप्स को भी डिस्ट्रॉय कर दिया लार्ज स्केल पे, जिस कारण से मिजोरम के अंदर फेमिन जैसी कंडीशन आ गई, फूड की सीवियर स्कैरसिटी होने लगी। और उस वक्त ऐसा माना जाता है कि भारत सरकार सफिशिएंट सपोर्ट या रिलीफ नहीं पहुंचा पाई टू द पीपल ऑफ मिजोरम। इस कारण से मिजोरम के लोगों के अंदर एक सेंस ऑफ एलियनेशन या फ्रस्ट्रेशन डेवलप हुआ, एंड दे रिजॉर्टेड टू इंसर्जेंसी कि अब तो हमको अलग होना है भारत से। एंड देन फिर एक ग्रुप बनाया गया, मिजो नेशनल फ्रंट, MNF, लेड बाय लीडर लाल डेंगा, विद द डिमांड ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ मिजोरम फ्रॉम इंडिया। ये इंसर्जेंसी इतनी पीक करने लगी 1966 तक कि भारत सरकार को एयर फोर्स का इस्तेमाल करना पड़ा था टू कंडक्ट एयर स्ट्राइक इन एजवाल, बिकॉज दिस मेजो नेशनल फ्रंट हैड लॉन्च्ड an operation Jericho, in order to capture the capital city Aizawl and set Mizoram an independent country from India. तो फिर भारत सरकार को एयर फोर्स भेजना पड़ा था, एंड दिस वाज द ओनली इंसिडेंट जहां पे इंडियन एयर फोर्स हैज स्ट्रक ऑन इट्स ओन टेरिटरी, सिविलियन टेरिटरी। अपने सिविलियन टेरिटरी पे अटैक एक ही बार हुआ है 1966 में। ये जो इंसर्जेंसी जो मिजो नेशनल फ्रंट ने स्टार्ट की 1966 में, ये लगभग 20 साल तक चला, 1986 तक। धीरे धीरे भारत सरकार के साथ पीस नेगोशिएशंस बढ़े और अल्टीमेटली 1986 में मिजो पीस अकॉर्ड साइन हुआ। और उसके बाद लाल डेंगा जो मिजो नेशनल फ्रंट के लीडर थे, वो बने पहले चीफ मिनिस्टर, क्योंकि मिजोरम को बनाया गया एक स्टेट, फेडरेटेड स्टेट। पहले यूनियन टेरिटरी था, फिर उसको बनाया गया स्टेट, और लाल डेंगा बिकेम द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ द फेडरेटेड स्टेट ऑफ मिजोरम। ये जो मिजो इंसर्जेंसी थी लेड बाय मिजो नेशनल फ्रंट, ये तो खत्म हो गई 1986 में। लेकिन हुआ क्या कि इसमें मेनली जो मिजोरम की डोमिनेंट कम्युनिटी थी, मिजो ग्रुप, उनके डिमांड या इंटरेस्ट फुलफिल हुए। कुछ छोटे छोटे ट्राइबल कम्युनिटीज थे, दे स्टिल वेयर डिससेटिस्फाइड, दे हैड सम ग्रीवेंसेस। उसमें से एक ग्रुप है मार कम्युनिटी, लिखते HMAR है, पढ़ते मार हैं। तो दिस मार कम्युनिटी wanted to have an autonomous district council for themselves under 6th schedule of the constitution। उसके लिए वो उन्होंने डिमांड करना शुरू किया। तो पहले एक पॉलिटिकल यूनिट बनाया उन्होंने, मार पीपल कन्वेंशन, विद द डिमांड टू हैव ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल अंडर 6th शेड्यूल। लेकिन ये जब डिमांड पूरी नहीं हुई तो मार पीपल कन्वेंशन HPC टर्न इनटू अ मिलिटेंट ग्रुप इन 1987। तो मिजो नेशनल फ्रंट तो पीस प्रोसेस को ज्वाइन कर लिया, लेकिन एक नया इंसर्जेंसी, मार इंसर्जेंसी स्टार्ट हो गया, और वो फिर काफी लंबे समय तक चलता रहा। करंट न्यूज ये है कि मार इंसर्जेंसी को रन करने वाली जो ग्रुप थी, अभी जो एक्टिव ग्रुप थी, मार पीपल कन्वेंशन डेमोक्रेटिक फैक्शन, इट ऑल्सो हैज ज्वाइंड द पीस प्रोसेस, लेड डाउन इट्स आर्म। और इसके साथ ही चीफ मिनिस्टर ऑफ मिजोरम हैज डिक्लेयर्ड मिजोरम अ कंप्लीटली इंसर्जेंसी फ्री स्टेट, सिंस द लास्ट एक्टिव एथनिक आर्म इंसर्जेंट ग्रुप ऑल्सो हैज ज्वाइंड द पीस प्रोसेस। टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है, प्लीज अटेंड दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। Next topic is about Sikkim declared first paperless state judiciary। प्रिलिम्स पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो सकता है। जस्टिस सूर्यकांत जी ने डिक्लेयर किया सिक्किम को एज फर्स्ट पेपरलेस स्टेट जुडिशरी ऑफ इंडिया। फुल्ली डिजिटलाइज सिस्टम फॉर जुडिशियरी अडॉप्ट किया है सिक्किम ने। अब द लीगल सर्विसेज इन सिक्किम कुड बी अवेल्ड, लीगल सर्विसेज एंड जुडिशियल प्रोसेसेस कैन बी अवेल्ड थ्रू डिजिटल प्लेटफॉर्म्स। तो सिक्किम के लिए खासकर ये जरूरी है क्योंकि वहाँ पे रग्ड टेरेन, माउंटेनियस टोपोग्राफी के कारण बार बार लोगों का जुडिशरी तक जाना काफ़ी कठिन होता है। तो उसमें पेपरलेस तरीके से काम होगा,
एक्सेस टू जस्टिस इंप्रूव होगा। इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है, प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट पद्म डोरी। प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए, छोटा सा टॉपिक है। नॉर्थ ईस्टर्न हैंडीक्राफ्ट एंड हैंडलूम डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन NEHHDC, जो एक सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज है, भारत सरकार की कंपनी है, वर्क्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन, इसने लॉन्च किया पद्म डोरी। पद्म डोरी है क्या, ये ज्यादा महत्वपूर्ण एग्जाम पर्सपेक्टिव से। इट इज ए क्रॉस कल्चरल टेक्सटाइल इनिशिएटिव। पद्म डोरी में क्या किया जा रहा है कि ईरी सिल्क, जो ईरी अहिंसा सिल्क है, जिसमें सिल्क बनाया जाता है विदाउट किलिंग द सिल्क वॉर्म्स, ईरी सिल्क ऑफ नॉर्थ ईस्ट, उसकी मदद से चांदेरी चांदेरी स्टाइल के कपड़े बनाए जा रहे हैं। तो मध्य प्रदेश का है चांदेरी वीविंग स्टाइल, स्टाइल लिया मध्य प्रदेश का, सिल्क लिया नॉर्थ ईस्ट का ईरी अहिंसा सिल्क, और इस तरीके से क्रॉस कल्चरल टेक्सटाइल इनिशिएटिव प्रमोट किया जा रहा है जिसका नाम है पद्म डोरी। तो पद्म डोरी को लॉन्च किया गया रिसेंटली। इट्स अ क्रॉस कल्चरल टेक्सटाइल इनिशिएटिव, ईरी अहिंसा सिल्क फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट एंड चंदेरी वीविंग हेरिटेज फ्रॉम मध्य प्रदेश। टॉपिक बेसिस पे प्लीज प्रैक्टिस क्वेश्चन है, प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। With reference to bodhisattvas do not belong to Hinayan, they belong to Mahayan sect। तो पहला स्टेटमेंट ही गलत है, दूसरा तीसरा सही है। यहाँ पे लुम्बिनी उनका बर्थ प्लेस है, तो यहीं से जवाब मिल गया आपको, बुद्धा का बर्थ प्लेस लुम्बिनी, तो आंसर विल बी बी। यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली इंडिपेंडेंटली सेलेक्ट सेक्रेटरी जनरल, दिस इज रॉन्ग। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का कोई बहुत ज्यादा से होता नहीं है। पहला स्टेटमेंट सही है, सेक्रेटरी जनरल इज अपॉइंटेड बाय द जनरल असेंबली ऑन रिकमेंडेशन ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल। Locus standi refers to the capacity of person to approach a court for judicial remedy. That is true. But unlike under traditional rule, locus standi में any unrelated third party को directly file a case, this is wrong। ये PIL के लिए सही है, locus standi के लिए सही नहीं है। सक्षम इनिशिएटिव से रिलेटेड दोनों स्टेटमेंट सही है। That's all from our side for today. Thanks for watching.